खड़े होकर के ताली बजा करके मुझे आशीर्वाद दे। देश देखेगा ईमानदार लोग। इस देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। इस देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। आइए ईमानदारी के इस काम में मेरा साथ दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आज देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में गूंज रहा है। देशवासियों के साथ ही पीएम मोदी विदेश में रहने वालों के बीच भी काफी लोकप्रिय है। पीएम मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनका जन्म दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन के यहाँ हुआ। पीएम मोदी की शुरुआती शिक्षा वडनगर के भागवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में हुई। इन्हें बचपन से ही एक्टिंग, वाद विवाद प्रतियोगिता और नाटकों का काफी शौक था, जिसका हिस्सा बनकर उन्होंने कई पुरस्कार भी जीते। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान पीएम मोदी एनसीसी कैडेट का हिस्सा भी रहे। इसके बाद मोदी ने अमेरिका में मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन से संबंधित 3 महीने का कोर्स भी किया। मुझ पर जो प्रभाव पैदा हुआ वो स्वामी विवेकानंद जी का हुआ। मैं छोटी आयु में मेरे गांव के अंदर भी एक अच्छी लाइब्रेरी थी, गायकवाड़ जी ने बनाई हुई थी। कोई भी मुझे मिलना चाहता था, खोजना चाहता था तो मैं ज़्यादातर लाइब्रेरी में मिलता था। और लाइब्रेरी के जो व्यवस्थापक थे वो भी मुझसे बहुत नाराज़ रहते थे, क्योंकि 5 बजे को बंद करने का समय है तो 5 बजे के 1 मिनट के बाद में बाहर निकलता था, तो वो उनको अगर 2 मिनट पहले ही बंद करना होता तो कर नहीं पाते थे। उसी के नाते मुझे अभी भी याद रखते हैं। वो अभी तो बहुत वयोवृद्ध हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो याद रखते हैं। और विवेकानंद जी को मैं बहुत पढ़ता रहता था। पीएम मोदी के पिता की वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी, जहां मोदी भी बचपन में अपने पिता की मदद करने जाते थे। इसी कारण आज भी लोग इन्हें चाय वाला प्रधानमंत्री बुलाते हैं। इस दौरान उन्होंने 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान स्टेशन से गुजर रहे भारतीय सैनिकों को चाय पिलाई और सोच लिया कि वह बड़े होकर देश की सेवा के लिए भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे। मोदी ने बहुत ही कम उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। स्टेशन पर चाय बेचने वाले से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर उनके लिए आसान नहीं था। मैं चाय बेचते बेचते आया। मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूं। मैं चाय बेचते बेचते आया। मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूं। पीएम मोदी बचपन से ही आरएसएस का हिस्सा बन गए थे। 1958 में दीपावली के मौके पर गुजरात प्रांत के प्रचारक लक्ष्मण राव ईमानदार ने उन्हें बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलाई और इसके बाद वह धीरे धीरे संघ के सक्रिय सदस्य बन गए। अपने शुरुआती दिनों में पीएम मोदी को स्कूटर चलानी नहीं आती थी, इसलिए उस दौरान भाजपा नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के साथ घुमा करते थे। मोदी के जीवन में लाल कृष्ण आडवाणी को उनका राजनीतिक गुरु माना जाता है। 1985 में पीएम मोदी ने राजनीतिक दुनिया में कदम रखा और भाजपा से जुड़ गए। इसके बाद लगातार इन्हें पार्टी में कई बड़ी जिम्मेदारियां मिलने लगी। इसके बाद 1988-89 में पीएम मोदी को गुजरात भाजपा में महासचिव की जिम्मेदारी मिली। 1995 में पीएम मोदी को उनकी सक्रियता और मेहनत के लिए भाजपा का राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया। जब अटल जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो मैं उनके पास गया था ये प्रार्थना करने के लिए कि अटल जी आप 11 अशोका रोड पर आइए। तो जैसा उनका कार्यशैली थी वो काफी देर तक मेरे सामने देखते रह गए। तो बोले क्या जरूरत है? तो मैंने कहा था अटल जी तो 11 अशोका रोड पर बहुत बार आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री पहली बार आएगा। और मुझे याद है कि मैं और बापू आप्टे उस समय ये
कुर्सियां लगाते थे, ये सारी सजावट करते थे कि अटल जी आने वाले हैं। और संघ जीवन में कैसे कैसे कष्ट उठा करके इस महान परंपरा को, इस संघ गंगा को कैसे चलाया गया है, कितने संयम बरते गए हैं, कितने कष्ट उठाए गए हैं, कितनी व्यवस्थाएं विकसित की गई हैं। एक प्रकार से लीडरशिप ट्रेनिंग का ये भारतीय मॉडल है मित्रों, जहां उत्तम नेतृत्व समाज को देने का सामर्थ्य इस परंपरा में है। और मेरा सौभाग्य है इस परंपरा में मैं पला बड़ा हूं। ये सही है कि पूरी संघ व्यवस्था में समाज के भीतर से आए हुए सामान्य लोग हैं। विशेषता ये नहीं है कि लोग सामान्य हैं कि असामान्य हैं, विशेषता ये है कि ये सामान्य लोगों ने असामान्य काम करके दिखाया है। और जिनको सामान्य नजरों से देख सकते हैं, ऐसे लोगों ने असामान्य काम किया है। मित्रों, इस सारी किताब को पढ़ने से संघ विषय में जो इतने भ्रम है, उन भ्रम का निरसन पढ़ते पढ़ते हो जाएगा। बहुत से ख्याल ऐसे हैं कि संघ यानी ये, संघ यानी वो, संघ यानी दिखना, बहुत सी बातें मैंने इसमें उल्लेख किया है। संघ के लोग यानी मीडियोकर, कोई बड़े प्रभावी लोग नहीं होते। मित्र, इस किताब को पढ़ने से अंदाज आएगा कि अपने आप को खपा देने वाले लोग कितने ऊंचे थे। एक जीवन भर मित्रों, यानी एक जीवन, एक लक्ष्य। नरेंद्र मोदी का ये भाषण उस वक्त का है जब उनकी किताब ज्योतिपुंज का विमोचन हो रहा था और मंच पर संघ प्रमुख मोहन भागवत मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में मोदी ने जयप्रकाश नारायण का एक प्रसंग भी सुनाया। जयप्रकाश नारायण का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ संबंध आया तो संघ की बैठकों में एक परंपरा रहती है, जब परिचय करते हैं तो वो अपना संघायु बताता है कि मेरा संघायु 30 साल, मेरा संघायु 25 साल, मेरा संघायु 20 साल। तो जयप्रकाश नारायण जी एक बार संघ की बैठक में आए, बातचीत हो रही थी, तो जयप्रकाश जी जब सुनने लगे, भैया क्या बोल रहे हो आप लोग संघायु, तो उनको समझाया गया कि ये जो बताता है मेरा संघायु 30 साल, मतलब 30 साल से ये काम कर रहा है। और तब जयप्रकाश जी ने उस बैठक में कहा था कि आमतौर पर व्यक्ति 5 साल 7 साल में नए नए किसी न किसी कार्य से जुड़ता हुआ अपने आप को रास्ता बनाता रहता है। ये बहुत बड़े आनंद का विषय है कि एक ही विचार, एक ही कार्य, एक ही कार्य पद्धति के लिए 30-30 साल तक, 40-40 साल तक लोग खपे रहते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। साल 2001 में गुजरात में आए भीषण भूकंप के बाद काफी तबाही मच गई थी। लापरवाही के कारण तत्कालीन सीएम केशुभाई पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद नरेंद्र मोदी को दिल्ली से गुजरात भेजा गया और पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद लगातार 4 सालों तक इस पद को संभाला। साल 2012 में नरेंद्र मोदी को पीएम चेहरे के लिए प्रचारित किया जाने लगा। साल 2014 में लोकसभा चुनाव का आयोजन हुआ। इस दौरान नरेंद्र मोदी को एनडीए ने पीएम चेहरा चुना। साल 2014 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कीर्तिमान था, क्योंकि पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार ने बहुमत हासिल की थी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पीएम मोदी ने 282 सीटें जीती और इसके बाद प्रधानमंत्री पद पर काबिज हुए। चुनाव में मैं एक नए समाज शास्त्र का शिलान्यास देख रहा हूं। मैं जैसे एक भव्य दिव्य भारत का युग आरंभ देख रहा हूं, वैसे ही भारत के जो सामाजिक ताने बाने हैं, उन सामाजिक ताने बाने से, जैसे धागे के ताने बाने से कपड़े बन जाते हैं, हमारे देश के सामाजिक ताने बाने के धागे से एक तेजस्वी, दैदीप्यमान हमारा तिरंगा झंडा बनेगा। ये मैं साफ देख रहा हूं भाई। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रचते हुए पीएम पद की शपथ ली। पीएम मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले के प्राचीर से लगातार देश को 9 बार संबोधित किया। साल 2019 के बाद से अब तक लगातार
पीएम मोदी की पहचान, सम्मान और कार्य प्रगति को लेकर देश विदेश से काफी सराहना की जा रही है। इतना ही नहीं, विदेशों में रहने वाले भारतीय भी आज पीएम मोदी की एक झलक के दीवाने बन गए हैं। पीएम को दुनिया भर के देशों से कई शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। अपने इस कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि एक दमदार व्यक्ति के तौर पर उभरी है। उनके लिए गए कठिन फैसलों की बदौलत आज हमें देश में कई अहम बदलाव देखने को मिलते हैं, फिर चाहे वह नोटबंदी जैसा कदम हो या आर्टिकल 370। पीएम मोदी के द्वारा उठाए गए इन कदमों में उनका साहस झलकता है। अनुच्छेद 370, 35A, आर्टिकल 370 और 35A, क्या कारण था? इस सरकार की पहचान है, हम समस्याओं के टालते भी नहीं हैं, हम समस्याओं को टालते भी नहीं हैं और हम समस्याओं को पालते हैं। अब समस्याओं को टालने का भी वक्त नहीं है, अब समस्याओं को पालने का भी वक्त नहीं है। जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ, नई सरकार बनने के बाद 70 दिन के भीतर भीतर आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम भारत की दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि हर किसी के दिल में ये बात पड़ी थी, लेकिन प्रारंभ कौन करे, आगे कौन आए, शायद उसी का इंतजार था। और देशवासियों ने मुझे ये काम दिया और मैं आपने जो काम दिया है उसी को करने के लिए आया। मेरा अपना कुछ नहीं है। हमने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन की दिशा में भी आगे बढ़े। 70 साल हर किसी ने कुछ न कुछ प्रयास किया, हर सरकारों ने कोई न कोई प्रयास किया, लेकिन इच्छित परिणाम नहीं मिले। और जब इच्छित परिणाम नहीं मिले हैं तो नए सिरे से सोचने की, नए सिरे से कदम बढ़ाने की आवश्यकता होती है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नागरिकों की आशा आकांक्षा पूरी हो, ये हम सबका दायित्व है। उनके सपनों को नए पंख मिले, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। और उसके लिए 130 करोड़ देशवासियों ने इस जिम्मेवारी को उठाना है। और इस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए जो भी रुकावटें सामने आई हैं, उनको दूर करने का हमने प्रयास किया है। पिछले 70 साल में इन व्यवस्थाओं ने अलगाववाद को बल दिया है, आतंकवाद को जन्म दिया है, परिवारवाद को पोषा है और एक प्रकार से भ्रष्टाचार और भेदभाव की नींव को मजबूती देने का ही काम किया है। और इसलिए वहां की महिलाओं को अधिकार मिले, वहां के मेरे दलित भाइयों बहनों, देश के दलितों को जो अधिकार मिलता था वहां नहीं मिलता था। हमारे देश के जनजातीय समूह, देश के जनजातीय समूहों को, ट्राइबल्स को जो अधिकार मिलते हैं वो उनको भी मिलने चाहिए। वहां के हमारे कई ऐसे समाज व्यवस्था के लोग, चाहे वे गुजर हो, बकरवाल हो, गद्दी हो, सिप्पी हो, बाल्टी हो, ऐसी अनेक जनजातियां, उनको राजनीतिक अधिकार भी मिलने चाहिए। उसे देने की दिशा में हम हैरान हो जाएंगे। वहां के हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों बहनों के साथ
कानूनी रोक लगा दी गई थी, उनके सपनों को कुचल दिया गया था। आज हमने उनको ये आजादी देने का काम किया है। भारत विभाजन हुआ, लाखों करोड़ों लोग विस्थापित होकर के आए, उनका कोई गुनाह नहीं था, लेकिन जो जम्मू कश्मीर में आकर के बसे उनको मानवीय अधिकार भी नहीं मिले, नागरिक के अधिकार भी नहीं मिले। जम्मू कश्मीर के हम अंदर मेरे पहाड़ी भाई बहन भी है और इसलिए उनकी भी चिंता करने की दिशा में हम कदम उठाना चाहते हैं। 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे पीएम मोदी ने देश में नोटबंदी कर हर किसी को हैरान कर दिया था। उन्होंने तत्काल प्रभाव से 500 और 1000 रुपए के नोट को चलन से बाहर कर दिया। ये मोदी सरकार के द्वारा लिया गया ऐतिहासिक फैसला था, जिसे मुख्य रूप से काले धन पर लगाम लगाने के लिए लिया गया था। साल 2016 में 28 और 29 दिसंबर की रात को भारतीय पैरा कमांडो की पीओके में करीब 3 किलोमीटर तक अंदर घुसकर कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। इस घटना में कमांडोज ने करीब 50 से भी अधिक आतंकियों को मौत के घाट उतारा था। गौरतलब है कि 18 सितंबर 2016 को जैश ए मोहम्मद ने 4 आतंकियों ने भारतीय सेना के हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया था, जिसमें 18 सैनिक शहीद हो गए थे। इस घटना का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था। साथियों, हमारी सरकार में लेन देन वाली संस्कृति पर पूरी सख्ती से निपटा जा रहा है और योजनाओं को संपूर्णता के साथ सामान्य मानवी के हित में बनाया जा रहा है। और इसलिए आज हर भ्रष्ट को मोदी से कष्ट है। हर भ्रष्ट को मोदी से कष्ट है और ऐसे लोग इस चौकीदार को गाली देने की कंपटीशन में जुटे हैं। वो सुबह तय करते हैं, अगर तू 15 गाली देगा तो मैं मोदी को 16 गाली दूंगा। उनको लगता है गाली देने से वोट मिल जाता है। इतना ही नहीं, वे इतने हताश हो चुके हैं कि मोदी विरोध की जिद में वे देश का भी विरोध करने लग गए हैं। साथियों, आज भारत नई रीति और नई नीति पर चल रहा है। उरी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंक के आकाओं को पहली बार उस भाषा में समझाया जो भाषा वो समझते हैं। आप मुझे बताइए, मैंने सही किया कि नहीं किया? ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या सरकारें सोती रहे वो आपको मंजूर है? चौकीदार सो जाए आपको मंजूर होगा? आपको जागने वाला चौकीदार चाहिए कि नहीं चाहिए? देश को जिताने वाला चौकीदार चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, उरी के बाद सबूत मांग रहे थे, सबूत। अभी पुलवामा हमला हुआ तो भारत के वीरों ने जो काम किया, ऐसा काम दशकों तक कभी नहीं हुआ है। हमारे वीरों ने आतंकियों को उनके घर में घुस करके मारा है। आतंकियों को, उनके सरपरस्तों को भारत से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। वे सोच रहे थे कि मोदी ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक की तो दूसरी बार भी ऐसा ही कुछ करेंगे। और इसलिए उन्होंने क्या किया, सीमा पर बड़ा तैनाती कर दी।
टैंक ला करके पता नहीं क्या क्या रख दिया। उन्होंने यहां सारी सजावट कर दी, हम ऊपर से चले गए। और मजा देखिए, हम तो ये साहब कर करके चुप थे। रात के 3:30 बज गए थे। देश को क्यों जगाना भाई? लेकिन ये घटना इतनी बड़ी थी कि रात को 3:30 बजे पाकिस्तान की नींद खत्म हो गई। हम तो चुप थे। हम सोच रहे थे क्या होता है देखते हैं। पाकिस्तान ऐसा घबरा गया था कि 5 बजे उसने ट्वीट कर करके रोना शुरू कर दिया, मोदी ने मारा, मोदी ने मारा, मोदी ने मारा। दुनिया को उनकी हालत बिगड़ी है इसके समाचार हमने नहीं दिए, पाकिस्तान ने दिए थे। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, देश को खबर पहले हमने की थी। इस बार हम देखते हैं नए तरीके से आगे बढ़ेंगे और वही रोने लगे। वो तो यही सोच रहे थे कि भारत पर घाव किए जाओ, हमले किए जाओ, प्रॉक्सी वॉर किए जाओ, भारत तो कुछ नहीं करेगा, वो हाथ पर हाथ जोड़ करके बैठा रहेगा। देश के दुश्मनों में भारत के प्रति ये जो सोच बनी है, तो उसका मूल कारण 2014 के पहले जो सरकारें थी रिमोट कंट्रोल वाली, उनका रवैया ऐसा था, इसके कारण इनको ये आदत हो गई। देश भर में जीएसटी का लागू किया जाना भी मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक है। पीएम मोदी के द्वारा 30 जुलाई और 1 जून की रात को संसद में आयोजित एक समारोह के दौरान जीएसटी लागू करने के बारे में कहा गया था, जिसके बाद 1 जुलाई 2017 से ये फैसला अमल में लाया गया। जीएसटी लागू किए जाने से देश भर में अन्य प्रकार के टैक्स खत्म करके एक देश एक मार्केट एक टैक्स व्यवस्था की शुरुआत की गई। 5 अगस्त 2019 का दिन देश के इतिहास में हमेशा के लिए संविधान की धारा 370 की समाप्ति के रूप में दर्ज किया जा चुका है। इस दिन पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली 370 के अधिकतर खंडों को समाप्त कर दिया। इसके बाद से ही जम्मू कश्मीर में देश के अन्य कानून भी लागू होना शुरू हो गए। जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से बना। और मुझे भरोसा है कि कुछ ही दिनों में हम हंसता डोलता खेलता कश्मीर देखेंगे। मुस्लिम समुदाय में 3 तलाक को खत्म करने के लिए कई सालों से कोशिश की जा रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 30 जुलाई 2019 को 3 तलाक विधेयक पारित कर दिया, जिसके लागू होने के साथ ही देश भर में मुस्लिम समाज में 3 तलाक को आपराधिक श्रेणी में शामिल कर दिया गया। गौरतलब है कि लंबे समय से 3 तलाक को लेकर कोई सरकार सटीक फैसला नहीं कर पा रही थी। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। उनको जो करना है करे। 50 साल भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करे। देश 50 दिन मेरी मदद करे। जोर से तालियों के साथ मेरी इस बात को स्वीकार कीजिए आप।